हेलो नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपकी क्लास है कृतिका भाग दो। कृतिका भाग दो। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की क्लास क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप आज की क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में कितने अंकों का फायदा होने वाला है? 8 अंक। कितने अंकों का फायदा होने वाला है? 8 अंकों का। जिसमें से आपके मात्र 3 पार्ट है। एक माता का आंचल, साना थाना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ। इन 3 पार्टों में से आपके 6 ओटी प्लस 2 अंक का एक प्रश्न, आपका 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। ऐसे आपके कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन? 8 नंबर के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप इस क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो आपकी ये 6 नंबर की ओटी और 2 नंबर का कौन सा प्रश्न परीक्षा में आएगा ये आपको 100% पता चल जाएगा। तो चलो सबसे पहले तो आपका एक प्रश्न तो जो स्लाइड दिख रही है, जो 1 नंबर की ओटी है, वो तो आपकी यहीं से आ जाएगी। मैं बता देता हूँ कैसे आएगी। पाठ का नाम है माता का आंचल और इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। कौन है? शिवपूजन सहाय। और इसकी कहानी की जिसकी जो विधा है, इसमें कहानी दी है। अगर कहीं पर आता है उपन्यास, क्या आता है? कहीं पर उपन्यास आता है तो इसका उपन्यास भी सही है, क्योंकि ये उपन्यास का क्या है? ये अंश है। तो आप कहानी प्लस उपन्यास इसको याद रखें। और इसके लेखक को विशेष याद रखें, शिवपूजन सहाय। दूसरा है साना साना हाथ जोड़ी। साना साना का मतलब होता है छोटे छोटे हाथ। क्या होता है? छोटे छोटे हाथ। छोटे छोटे हाथ जोड़ना। और इसकी लेख मधु कांकरिया पुरुष नहीं है, महिला है, तो ये कौन हो जाएंगी? लेखिका। और इसकी जो गद्य की विधा है वो है यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत का मतलब ये है कि मधु कांकरिया का जन्म तो हुआ था कोलकाता में, और इन्होंने सोची कि मुझे तो तिब्बत की यात्रा करना है, हिमालय पर्वत पर। तो इन्होंने यात्रा करने का प्लान किया और इसमें गैंगटॉक से लेकर यूमथांग तक के पूरे रास्ते का वर्णन आपको इस पाठ में मिलेगा। और जो साना साना हाथ जोड़िए एक नेपाली भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा के शब्द हैं? नेपाली भाषा के शब्द है, जो एक नेपाली युवती लेखिका मधु कांकरिया से कहती है। इसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ, ये एक निबंध है। और इस निबंध को मैं अभी आपको पिछली क्लास में पूरा समझा चुका हूँ। अब इसके आपको ओटी में बताऊंगा। और इस पाठ के लेखक है अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे। चलो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। पाठ 1। पाठ का नाम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सिप्पू जो इंसाइज के लेखक का भी बता चुका हूँ। कहानी कहानी जो कि गद्य की कैसी विधा है? प्रमुख विधा है। गद्य की कैसी विधा है? प्रमुख विधा है। चलो शिवपूजन सहाय के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। शिवपूजन सहाय का जन्म गांव उनवास जिला भोजपुर बिहार में हुआ था। तो आपको इतना याद रखना है कि शिवपूजन सहाय जो है वो कहाँ के थे? बिहार के थे। और उनका जिला कौन सा था? भोजपुर। बस भोजपुर बिहार के ये रहने वाले थे। शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम भोलानाथ था। जो जब आप पाठ पढ़ते हैं माता का आंचल तो इसमें ये पूरा उनका आता है। शिव पूजन सहाय के 4 खंडों में शिव पूजन सहाय की संपूर्ण रचनावली प्रकाशित है, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में, कितने खंड हैं इसके? 4 खंडों में शिव पूजन सहाय की रचनावली प्रकाशित है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ दो, और वो कौन कौन से हैं? एक निराला रचनावली। कौन सी? निराला रचनावली, जिसके कितने खंड हैं? 8 खंड। और एक और बता चुका हूँ, बेनीपुरी रचनावली। कौन सी?
बैनीपुरी रचनावली। जिसके कितने खंड हैं? इसके भी 8 खंड हैं। और ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और ये है रामरक्ष बैनीपुरी की। इसी प्रकार शिव पूजन साय की शिव पूजन रचनावली है, और इसके कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन साय हैं। जो देहाती दुनिया उपन्यास है, ये हिंदी साहित्य का, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या हिंदी साहित्य, इसको आप लिख लीजिए, हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास, पहला आंचलिक उपन्यास। परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया, देहाती दुनिया। और इसी के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। इसके लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिवपूजन सहाय है। देहाती दुनिया किस प्रकार का उपन्यास है? ये हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है। किस प्रकार का उपन्यास है? पहला आंचलिक उपन्यास है। आगे देखते हैं, भोलानाथ का असल नाम या असली नाम तारकेश्वर नाथ था। ये जो भोलानाथ हैं लेखक शिवपूजन साय, उनका असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 2022 की बोर्ड परीक्षा में भी ये पूछा जा चुका है। इस पाठ में अमनिया, अमनिया का अर्थ है साफ करना। जब भोलानाथ दौड़ते दौड़ते आए थे डर के, तो उनकी माँ चावल अमनिया कर रही थी। क्या कर रही थी? चावल अमनिया कर रही थी, यानी कि चावलों को साफ कर रही थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। अमनिया का अर्थ, अमनिया का अर्थ होता है साफ करना। अगला है, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ कहाँ पर छुपे थे? तो मैया के आंचल में। सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ कहाँ पर छुपे थे? मैया के आंचल में। जब इन्होंने चूहों के बिल में, किसके बिल में पानी डाला था? इन्होंने चूहों के बिल में पानी डाला था, और उसमें से कौन निकला? सांप। तो सब बच्चे डरकर भागे, उन्हीं के साथ भोलानाथ भी डरकर भागा। और भोलानाथ जब आया मैया के पास, तो मैया चावल अमनिया कर रही थी। क्या कर रही थी? चावल अमनिया। और उसके बाद मैया के आंचल में जाके छुप गए। अगला बिंदु है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे, क्योंकि बालकों का सहज स्वभाव होता है कि वे साथियों की शरारत व मस्ती देखकर सब भूल जाते हैं। ये आपका 2 अंक के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं क्योंकि बालकों में ये सहज स्वभाव होता है, या उनकी जो सहज प्रकृति होती है, स्वाभाविक रुचि होती है कि वे बालकों के साथ शरारत व मस्ती देखकर क्या हो जाते हैं? सब कुछ भूल जाते हैं, जो कि आपका 2022 में भी आया था। और पूरे पूरे चांस है कि ये 2025 में भी आपका ये वाला प्रश्न आए। आपको मात्र 3 प्रश्न बताएंगे जो 2 नंबर वाले होंगे, उनमें से एक ये है। आपको मात्र कितने प्रश्न याद करना है? 30 प्रश्न याद, 3 प्रश्न आपको याद करना है। उनमें से एक 100% आपका आएगा। और आप क्लास में अंत तक बने रहिए। मैं आपको पूरे 3 प्रश्न बताऊंगा और उनको साथ में आप याद भी कर पाओगे। चलो देखते हैं आगे। भोलानाथ के पिता उन्हें फूल के कटोरे में गोरस और भात खिलाते थे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भोलानाथ के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? गोरस और भात। लेकिन खिलाते किस में थे? फूल के कटोरे में। किस चीज में? फूल कटोरे में। फूल यहाँ पर है क्या? फूल एक धातु है। फूल क्या है? फूल एक धातु है। और इसके कटोरे में भोलानाथ के पिता उन्हें क्या खिलाते थे? गोरस और भात। गोरस और भात। गोरस यहाँ पे दही या मठा में
गुड़ डालकर उसका जो रस बनता है उसको बोलते हैं गोरस, और भात होते हैं उबले हुए चावल। अब इसमें एक प्रश्न और आता है कि पिता तो उन्हें गोरस और भात खिलाते थे, तो उनकी माता जी, तो भोलानाथ की माता जी उनको उनको दही और भात खिलाती थी। क्या खिलाती थी? दही और भात। तो जी आप दोनों में कंफ्यूज मत होना कि पिताजी क्या खिलाती थी और माताजी क्या खिलाती थी। तो भोलेनाथ के पिता उन्हें फूल के कटोरे में गोरस और भात खिलाते थे, और यहाँ पर जो फूल है वो एक प्रकार की धातु है। और उनकी माता जी, भोलेनाथ की माता जी, उसको क्या खिलाती थी? दही और भात खिलाती थी। चलो आगे देखते हैं। माता के आंचल पाठ में दो लड़के मिलकर मोट खींचते हैं। और मोट खींचते हैं का मतलब जब वो भोलेनाथ और उनके साथी जब खेती का खेल खेलते हैं, तब एक पानी खींचने के लिए, कुआं से पानी खींचने के लिए रहट, रहट शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया है, उसको मोट शब्द का प्रयोग किया है। तो वो रहट खींचते थे और कुएं से पानी निकालते थे। इसमें कितने लड़के मोट खींचते थे? दो लड़के मोट खींचते थे, जो कि इम्पोर्टेंट है। भोलानाथ के पिताजी शिव जी के भक्त थे। किसके भक्त थे? शिव जी के भक्त थे। लेकिन शिव जी के भक्त होने के साथ साथ वो घर में किस चीज का पाठ करते थे? और भोलानाथ के पिताजी शिव जी के भक्त थे, यही कारण था, आप इस प्रश्न पर आओ, यही कारण था कि भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 2023 हमें पूछा गया है कि भोलानाथ के पिताजी भोलानाथ के माथे पर किसका टीका लगाते थे? तो वो है भभूत का तिलक। किस चीज का? भभूत का। और भभूत का तिलक क्यों लगाते थे? क्योंकि भोलानाथ के पिताजी किसके भक्त थे? शिव जी के भक्त थे। इसलिए वो उनके माथे पर किस चीज का तिलक लगाते थे? शिव जी का। इसके बाद माता का आंचल पाठ में बाबूजी, भोलानाथ के बाबूजी सुबह सुबह रामायण का पाठ करते थे। किस चीज का पाठ करते थे? सुबह सुबह रामायण का पाठ करते थे। और रामायण का पाठ करने के बाद राम नामा वही किस चीज में लिखते थे? राम नामा वही, राम नामा वही में 1000 बार, 1000 बार क्या लिखते थे? राम राम लिखते थे। क्या लिखते थे? 1000 बार राम राम लिखते थे। किस चीज में? राम नामा वही में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। शिव पूजन सहाय मुख्यतः गद्य के लेखक हैं। इन्होंने कभी कविताएं बिल्कुल भी नहीं लिखी, इन्होंने केवल और केवल क्या लिखा है? गद्य इन्होंने लिखा है। अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भोलानाथ और उनके पिताजी कभी कभी कौन सा खेल खेलते थे? कुश्ती। कभी क्या करते थे? कुश्ती भी लड़ते थे, जो कि आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। चूहों के बिल से नहीं, चूहों के बिल में क्या करने लगे? पानी उलीचने लगे, पानी डालने लगे। तो जैसे ही भोलानाथ और उनके साथियों ने चूहों के बिल में पानी डाला, तो उसमें से कौन निकल आया? शिव जी का सांप। किसका सांप? शिव जी का सांप। किसकी रक्षा करने के लिए? चूहों की रक्षा करने के लिए कौन निकल आया? शिव जी का सांप निकल आया, और सांप को देखकर ही सारे बच्चे भाग गए। आगे देखते हैं, लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, यह बात कही थी किसने? मूसन तिवारी ने। किसने कही थी? मूसन तिवारी ने। और मूसन तिवारी ने ही जाकर जितने भी बच्चे थे उन सभी बच्चों में बैजू, कौन था? बैजू। बैजू सबसे कौन था? ढीठ। सभी बालकों से सबसे ज्यादा ढीठ कौन सा बच्चा था? बैजू था। तो बैजू मूसन तिवारी को रास्ते में परेशान करता है, और उसके बाद मूसन तिवारी बैजू की विद्यालय में जाकर क्या कर देता है? शिकायत कर देता है। तो मूसन तिवारी कहते हैं कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, मतलब कि लड़के और बंदर दूसरों का दुख और दर्द नहीं समझते, वो केवल अपने तक ही क्या रहते हैं? सीमित रहते हैं। वो अपने तक ही सीमित रहते हैं। चलो आगे देखते हैं।
भोलानाथ के पिता राम नामा बही में हजार बार राम राम लगते थे, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भोलानाथ के पिताजी घर में रामायण का पाठ करने के बाद क्या लिखते हैं, राम नामा बही में हजार बार राम राम लिखते थे। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है। भोलानाथ के पिता आटे की 500 गोलियां मछलियों को खिलाते थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। जब भोलानाथ के पिताजी गंगा नदी के दर्शन करने जाते थे, तो उसमें कुछ घर से आटे की पांच कागज की और आटे की 500 पुड़ियाँ या गोलियां बना बना कर घर से ले जाते थे और उनको गंगा नदी में मछलियों के लिए खिलाते थे। और उस समय भोलानाथ उनके कंधे पर बैठकर साथ में जाते थे। तो ये आपका 2023 में ओटी में पूछा गया है कि कितनी गोलियां, आटे की 500 गोलियां मछलियों को खिलाते थे। और जो आप लोगों को मैं बताता जा रहा हूँ, इन्हीं में से इस साल आपके कम से कम दो ओटी, इस पार्ट में से कम दो ओटी प्लस एक दो अंक का प्रश्न 100% आना है। और मैं आपको अभी तक बता दिया एक तो, और दो और प्रश्न अभी इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर शहनाई बजाते थे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर शहनाई बजाते थे। तो अमूला यहाँ पर क्या चीज है, अमूला है आम की गुठली। क्या है, आम की गुठली। जब आम उग आता है, उगने के बाद जब आम अंकुरित हो जाता है, उसमें पत्ते निकलने लगते हैं, तब उसकी जो गुठली को घिसकर क्या बजाते थे, भोलानाथ और उसके साथी शहनाई बजाते थे। किस चीज से, क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। इसमें एक और चीज आता है, ये तंबूरा किस चीज का बजाते थे, क्या, तंबूरा। ये भी आप लोगों से देखो, शहनाई तो इसमें लिखा है कि अमोले की बजाते थे, लेकिन तंबूरा, ये तंबूरा किस चीज का बनाते थे, तो ये तंबूरा बनाते थे आपका कनस्तर। जो तेल के डब्बा आते हैं स्टील के और चद्दर वाले, उन कनस्तर से ये क्या बजाते थे, तंबूरा बजाते थे। और शहनाई किस चीज की बजाते थे, अमोले की शहनाई बजाते थे। आगे देखते हैं, बरखा के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जैसी बारिश बंद हो गई थी तो बाग में कौन नजर आए, बाग में बहुत सारे बिच्छू नजर आए। विपदा के समय भोलेनाथ मैया के आंचल में जाकर छिप जाता है। देखो वैसे अगर बात की जाए तो भोलानाथ का अपनी मैया के साथ केवल और केवल दूध पीने तक का नाता था, और वैसे हमेशा अपने पिताजी के साथ ही रहते थे। लेकिन जब विपदा का समय आता है, यानी कि जब उनको कोई समस्या होती है, दुख दर्द होता, तो वो सीधे किसके आंचल में जाकर छुप जाते, मैया के आंचल में जाकर छिप जाते। भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, बचपन में भोलानाथ का अधिकांश समय अपने पिता के सानिध्य में गुजरता था, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। और इनका माताजी से कितना नाता था, केवल दूध पीने तक का नाता था। दूध पीने तक का नाता था। किससे था ये नाता, ये इनकी माताजी से इतना नाता था, दूध पीने तक का। चलो आगे देखते हैं, भोलानाथ और उनके हम उम्र, मतलब हम उम्र साथी चबूतरे के एक कोने को नाटक घर बना लेते थे। और जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो चबूतरा होता था इनके घर पर, जिस पर बैठक होती थी, उसी चबूतरे के एक कोने को क्या बना लेते थे, नाटक घर। और उसी एक कोने में जिस जिस पार्ट पर भोलेनाथ के पिताजी नहाते थे, उसको क्या बनाते थे, ये रंगमंच बनाते थे। क्या बनाते थे, रंगमंच। रंगमंच ये बनाते थे। चलो आगे चलते हैं इस पार्ट। चलो देखें,
भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली चौकी रंगमंच बनाने के काम आती थी। भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली चौकी रंगमंच बनाने के काम आती थी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भोलानाथ व उनके साथी अपने घरौंदे के किवाड़, यानी कि जो वो खेल खेलने का घर बनाते थे तो उसके जो किवाड़ या दरवाजे दिया सलाई की डिबिया, दिया सलाई माचिस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, माचिस की जो डिबिया होती थी उस डिबिया से बनाते थे क्या, किवाड़, जो कि आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भोलानाथ व उसके साथी टूटी चूहेदानी से क्या बनाते थे, पालकी। तो आपको केवल ये चीजें याद रखना कि टूटी चूहेदानी से क्या बनाते थे, पालकी। और किवाड़ किस चीज के बनाते थे, दिया सलाई की डिबिया के क्या बनाते थे, ये किवाड़ बनाते थे। तो आपको केवल ये याद रखना है, ये याद रखना है। और नहाने वाली जो चौकी थी उसको क्या बनाते थे, ये रंगमंच बनाते थे। और आम के उगते हुए पौधे को क्या कहते हैं, अमोला। आम के उगते हुए पौधे को क्या कहते हैं, अमेला, अमोला। उसके बाद है मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चल रहा था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि माता आंचल के पार्ट में चिड़ियों का झुंड कहाँ पर चल रहा था, मकई के खेत में। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है कि मकई के केस में किसका झुंड चल रहा था। उन्होंने कह दिया, ऑप्शन में दिए आपको कि चिड़ियों का झुंड, या गायों का झुंड, या भैंसों का झुंड, और या जानवरों का झुंड। तो आप लोगों को किसका उत्तर टिक करना है, आपको करना है चिड़ियों का झुंड चल रहा था, वो भी किस चीज में, मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चल रहा था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, भोलानाथ जैसे बच्चों को वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज के बच्चों की खेल सामग्री मूल्य खर्च करने पर ही प्राप्त होती है। तो आप लोगों का इसमें मैंने बताया था 2 अंक के प्रश्न। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। अब आपका प्रश्न दूसरा है कि भोलानाथ और उसके भोलानाथ और उनके साथियों के खेल खेलने की सामग्री आज के या हमारे खेल खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि उसमें तुलना। और 2023 में ये 2 अंक का प्रश्न पूछा था, यानी कि भोलानाथ और उनके साथी, भोलानाथ भोलानाथ और भोलानाथ और उनके साथियों की खेल खेलने की सामग्री, खेल खेलने की सामग्री हमारी सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, हमारी सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है। ये आपका 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया था। और इसके बाद एक प्रश्न और, जो कि वेरी वेरी 2025 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस पर लिख लो 2025। और ये प्रश्न कौन सा है, आपका प्रश्न है, बच्चे बच्चे अपने माता पिता बच्चे अपने माता पिता बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम कैसे अभिव्यक्त करते हैं, के प्रति प्रेम अभिव्यक्त कैसे करते हैं, प्रेम अभिव्यक्त कैसे करते हैं, अब कैसे अभिव्यक्त करते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैं इसका उत्तर आप लोगों को बता देता हूँ। छोटे बच्चे अपने माता पिता के प्रति उनके साथ खेल करके उनकी सिखाई हुई बातों को मान करके और उनके कंधे पर बैठकर और उन्हें चूमकर बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं। चलो, अब आपका ये 3 प्रश्न हो गए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु उपन्यास है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु उपन्यास है। लेकिन अगर आपको इसी में क्वेश्चन आ जाए
हिंदी का प्रथम हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा? आंचलिक उपन्यास। तो फिर आपका हो जाएगा क्या? देहाती दुनिया। क्या हो जाएगा? देहाती दुनिया। और इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय इसके लेखक हैं। तो आज आपका पार्ट एक कंप्लीट हो चुका है और इस पार्ट में आपको कम से कम 4 नंबर पक्के हो गए हैं। जितने भी मैंने आप लोगों को जो बिंदु बताए आप उनको एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका गलत नहीं हो सकता पेपर में, ये मानिए इन्हीं में से आप लोगों का आएगा 100%। और कल की क्लास में मैं आप लोगों को जो साना साना हाथ जोड़िए वो वाला पार्ट और इसके बाद जो लास्ट पार्ट है एक और बचा हुआ है आपका, वो पार्ट मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें है आपका मैं क्यों लिखता हूँ। उसके बाद अपनी कृति का भाग तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलो चलते हैं आज की क्लास में, बंद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। क्लास को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना अपना नाम ज़रूर लिखें।